नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं पारिजात तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज भोपाल, आज आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद, कारण एवं प्रभाव तथा औद्योगिक विवादों के निवारण के उपाय पर एक व्याख्यान हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे इस व्याख्यान के शैक्षणिक अधिगम क्या हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इस व्याख्यान के बाद हमारे विद्यार्थीगण औद्योगिक विवाद का अर्थ जान पाएंगे, औद्योगिक विवाद के कारण एवं इसके प्रभाव को जान सकेंगे, औद्योगिक विवाद के निवारण के स्वैच्छिक उपायों के बारे में समझ सकेंगे एवं औद्योगिक विवाद के निवारण के वैधानिक उपाय, कानूनी उपाय के बारे में जान सकेंगे। ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं कि इस पूरे व्याख्यान में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देखेंगे, औद्योगिक विवाद का अर्थ देखेंगे, इसके क्या प्रभाव हैं, कॉजेज़ हैं, फिर उसके क्या प्रभाव आते हैं वो देखेंगे, पुनरावलोकन को समझेंगे, उसके बाद मूल्यांकन देखेंगे, तत्पश्चात प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देखेंगे, उसके बाद फिर रिकैप करेंगे, फिर मूल्यांकन देखेंगे। आइए सर्वप्रथम हम मीनिंग देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का क्या है, औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार नियोक्ता एवं नियोक्ताओं तथा नियोक्ता एवं कामगारों तथा कामगारों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है जो कि रोजगार या गैर रोजगार या रोजगार की अन्य शर्तों से जुड़ा हुआ है, उसको हम औद्योगिक विवाद की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे। आइए सबसे प्रथम हम देखेंगे इसके बाद औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण क्या हैं, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मेन रीजंस हैं। कुछ रीजंस हैं इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या है, फिर मैनेजीरियल कारण क्या है, मैनेजीरियल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज क्या है, राजनीतिक कारण क्या है इसके, और अन्य कारण। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं। सामान्य तौर पर इकोनॉमिक कॉजेज को हम अगर बातचीत में देखेंगे तो ये वित्त से संबंधित या किसी कर्मचारी या श्रमिक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चीज़ों का विश्लेषण इसके अंदर होता है। इसके जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आता है लो वेजेस, अल्प मजदूरी। श्रमिक या कोई कर्मचारी किसी भी जगह किसी संस्थान में कोई काम करता है तो उसके एवज में उसको वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। जब यह वेजेस या जो मजदूरी है अगर ये कम होती है, उसके काम के अनुसार अगर इसकी मात्रा कम होती है तो यह औद्योगिक विवाद होने का एक बड़ा कारण बन सकता है। श्रमिकों की मांग होती है कि वे जो मजदूरी प्राप्त करते हैं वे उनके कार्य के अनुसार हो और वह सम्मानजनक हो, वह कम ना हो। नॉन शेयरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, औद्योगिक लाभ साझा न करना। प्रायः हम ये देखते हैं कि उद्योगों में श्रमिक मन लगाकर बड़ी मेहनत से कार्य करते हैं, जिस कारण से जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, ये जो प्रबंधन होता है वह काफ़ी जो लाभ कमाता है, परंतु श्रमिकों को केवल मशीनों से एवं कार्य तक सीमित न रखा जाए, उन लाभों को भी साझा उनके साथ करना होना चाहिए। अगर ये लाभ उनके साथ साझा नहीं किए जाते हैं तो ये एक औद्योगिक विवाद को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे गंभीर औद्योगिक विवाद भी उसके हमको सामने चीज़ें आती हैं। बोनस भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। बोनस में अक्सर कर क्या होता है कि बोनस का जो रेशियो है या उचित बोनस होना चाहिए या उसके अलावा बोनस कब मिलना चाहिए, इस सब की जो गणना होती है ये कई बार गलत होती है। उस कारण पर यहाँ औद्योगिक विवाद जो है जन्म लेता है। डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, यह देखने में आता है कि वस्तुओं की चीज़ें या जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी
जो कीमत है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, साल दर साल इनमें बढ़ोतरी होती रहती है, इनमें वृद्धि होती है। अब जब ये महंगाई अपनी सीमा के ऊपर पहुंचती है एवं जो हमारे श्रमिक हैं उनको उतना ही पैसा अगर मिलता है तो उससे वो महंगाई को अपने जीवन स्तर की तुलना में एक बल मानते हैं, जिस कारण से वो महंगाई के कारण अपने जीवन यापन को कठिन तौर से गुजरते हैं। इस हेतु वे समय के साथ साथ महंगाई भत्ते की जो मांग करते हैं। अगर ये मांग ठुकराई जाती है तब औद्योगिक विवाद एक गंभीर रूप लेता है। वर्किंग कंडीशंस, कार्य की स्थिति। चूँकि मनुष्य को एक अच्छे वातावरण में कार्य करने की आदत होती है, वह ये देखते कि यहाँ पे विद्युत व्यवस्था कैसी है, प्रकाश की व्यवस्था कैसी है, कैसे हमारा हाइजीन है, साफ़ सफाई है, कैसे हमारे लिए जो सामान्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं कार्यस्थल पर वो हैं कि नहीं है। ये एक सबके लिए सामान्य तौर की मांग होती है। यह मांग अगर नहीं किसी संस्थान में होती है तो उस कारण से औद्योगिक विवाद को जन्म मिलता है और ये आगे बढ़ता है। वर्किंग आवर्स, कार्य के घंटे। यह एक ऐसा कारण है जो अक्सर कर देखने में आता है कि वर्किंग आवर्स, कार्य जितनी मजदूरी मिलती है, जितना वेतन मिलता है, उसके अनुसार लोग कार्य करते हैं। लेकिन अगर उनको उतने ही वेतन पर या उतने ही मजदूरी पर अगर ज़्यादा कार्य कराए जाए तो वो उनके मानव अधिकार का हनन भी होता है। इस कारण से औद्योगिक विवाद जो है आगे के ऊपर जाता है और यह गंभीर स्थिति पैदा करता है। अब हम बात करेंगे मैनेजीरियल कॉजेज़ की, प्रबंधकीय कारण। प्रबंधकीय कारण जो हैं वे मुख्य तौर पर जो प्रबंधन है, जहां आप संस्था में एक जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, जो फोरम होती है, वहां से जनित कारण हो सकते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले आता है नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट्स, समझौतों को लागू न करना। कई बार विभिन्न बैठकों में विभिन्न जो हमारे कंपनी के अंदर कोई ऐसे समझौते होते हैं जो श्रमिकों के हित के लिए होते हैं एवं आगे के भविष्य के अनुसार उनके लिए लाभप्रद होते हैं। ऐसे समझौतों को तत्काल लागू करवाने के लिए श्रमिक आंदोलन करते हैं एवं पहले अगर ये समझौते तुरंत अगर लागू हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन अगर इनमें कोई देरी होती है, कोई कारण ऐसे बनते हैं कि जब इनको लागू नहीं किया जाता, तब ये एक औद्योगिक विवाद का रूप लेते हैं और फिर ये आगे बढ़ते हैं। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, श्रम संघों को मान्यता न मिलना। हम सब इससे जानकारी रखते हैं कि श्रम संघ जो होते हैं, ट्रेड यूनियंस, वो कर्मचारियों के लिए, ये श्रमिकों के लिए बनाया गया एक संगठन है जो उनके हितों के लिए या उनकी आवश्यकताओं के लिए अपनी आवाज़ जो है प्रबंधन तक पहुंचाता है, आगे पहुंचाता है। अगर इनको मान्यता नहीं देता है प्रबंधन, जिसके पीछे कारण हो सकता है कि वो एक तरीके से एकजुट ना हो पाएँ, एकत्रित ना हो पाएँ, कई ऐसे कारण होते हैं जिस कारण प्रबंधन उनको मान्यता नहीं देता। ऐसी स्थिति में श्रमिक नाराज होते हैं तथा औद्योगिक विवाद की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मिसबिहेवियर विथ वर्कर्स, श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार। चूँकि मनुष्य को एक अच्छे माहौल में कार्य करने की आदत होती है, उसके साथ साथ वह ये चाहता है कि उसका जो कार्य है उसको सम्मानपूर्वक लोग देखें या उसके साथ अच्छे से बेहतर तरीके से उसके साथ बातचीत करें। परंतु कई बार यह देखा गया है कि कई जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपने कनिष्ठों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते, उनको बुरा भला बोलते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं या किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि में उनको उतना व्यवहार नहीं देते। ऐसी स्थिति में यह एक मानवीय कारण हो जाता है कि श्रमिकों को उदासीनता आती है और वे औद्योगिक विवाद के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। इसको रोकना सबसे पहले मैनेजियल जो बॉडीज़ हैं, जो प्रबंधन के लोग हैं, वो इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो। डिफेक्टिव डेवलपमेंट पॉलिसीज़, दोषपूर्ण विकास नीतियाँ। यह कारण जब कोई कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करता है तब से उसके साथ ये शुरुआत हो जाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है जो किसी संस्था में काम करता है कि उसका वहाँ पर विकास हो, विकास के तौर पे उसका प्रमोशन हो,
उसको बेहतर इंक्रीमेंट मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले, उसका काम का उसको बेहतर प्रतिसाद मिले, या उसको आगे के जो फ्यूचर है उसके लिए उसको बेहतर तरीके से सारी संभावनाएं मिलें। लेकिन कई बार प्रबंधन में देखा गया है कि दोषपूर्ण नियुक्तियां हो जाती हैं, जिस कारण कोई किसी की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है उसको नियुक्ति नहीं मिली, किसी क्वालिफ़िकेशन कम है अगर उसको वहाँ पर किसी तरीके से नियुक्ति मिल जाती है, या फिर उसके अलावा उसको प्रमोशन में बेहतर तरीके से नहीं आकलन करने के बाद उसका प्रमोशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये डिफेक्टिव जो पॉलिसीज़ हैं उनके कारण औद्योगिक विवाद जो एक गंभीर रूप लेना शुरू कर देता है। अब हम पॉलिटिकल कॉजेज़ जो औद्योगिक विवादों के राजनीतिक कारण हैं उनके बारे में समझेंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक प्रभाव। किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर राजनीति का प्रभाव होता है या ट्रेड यूनियनों के अंदर उनका प्रभाव होता है, तब श्रमिक उससे थोड़ा सा भटक जाते हैं एवं राजनीति के कारण से कई बार औद्योगिक विवाद जो है, जो प्रारंभिक स्तर पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, वह एक आगे का स्वरूप धारण कर लेता है जो कि हानिकारक होता है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जैसा हमने पिछली स्लाइड में भी समझा था कि ट्रेड यूनियन श्रमिकों के हितों के लिए एवं उनकी ज़रूरतों के लिए अपनी आवाज़ जो है बुलंद करती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ट्रेड यूनियन जो होती हैं उनको कोई आंदोलन करने पड़ते हैं, कोई ऐसा आक्रोश के तौर पे रैली करनी पड़ती है, या फिर कोई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिस कारण प्रबंधन तक उनकी आवाज़ बेहतर रूप से पहुंच सके श्रमिकों के हित के लिए, श्रमिकों की ओर से, चूँकि वे उनके प्रतिनिधि भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीति का झुकाव हो जाता है इस तरफ, तब वे राजनीति करने लगते हैं एवं ऐसी जब स्थिति पैदा होती है तब औद्योगिक विवाद आगे का रूप लेने लगता है। इसके बाद आएगा गवर्नमेंट सपोर्ट टू मैनेजमेंट, प्रबंधन को सरकार का समर्थन। प्रायः यह देखा जाता है कि जो प्रबंधन होता है वह कर्मचारियों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं रखते। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वे उनके हितों के लिए या उनकी जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं या उनकी जो भी बेहतर विकास होने के संबंध में जो योजनाएं होती हैं उनको दरकिनार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करके कई बार उन चीज़ों को बेहतर करती है, लेकिन अगर सरकार द्वारा प्रबंधन को सपोर्ट किया जा रहा है तब श्रमिक जो है हतोत्साहित होते हैं और वे औद्योगिक विवाद की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हम समझेंगे जो औद्योगिक विवाद होते हैं उनके कुछ और कारण हैं। ये भी बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं और ये हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक कारण भी हैं जिनके कारण खास तौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कॉमन हो जाते हैं। सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीन, मशीनों का आधुनिकीकरण। यह देखते हैं हम कि बड़े जो भारी उद्योग होते हैं उनमें मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। मशीनें कई बार समय के साथ साथ उनके अंदर बदलाव होता है, जैसे डिजिटल युग का ज़माना है आजकल, उसके साथ साथ मशीनों में भी कई आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, उपकरण आ गए हैं, वे स्वचालित होने लगी हैं, मतलब इनमें ऑटोमेशन हो गया है। कई बार मज़दूरों को जिनको मशीनों को ऑपरेट करना होता है वे बड़ी जो आधुनिक मशीन है उनको ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बेहतर ट्रेनिंग उसके बारे में प्रदान नहीं की जाती है। इस कारण से जो उत्पादन है वो बाधित होता है तथा प्रबंधन उनके ऊपर इस चीज़ के लिए दोष करता है तथा श्रमिक इस चीज़ का विरोध करते हैं, जो कि धीरे धीरे औद्योगिक विवाद के ऊपर जन्म लेता है। मेडिकल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, चिकित्सा और आवास सुविधाएं, यह किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ऐसे ही श्रमिकों के लिए अगर चिकित्सा उनके लिए एवं उनके परिवार के लिए, क्योंकि एक श्रमिक जब कार्य करता है वो कई बार अपने घर से काफ़ी दूर होता है जहाँ पर वह पूरी तरीके से वहाँ निवास करता है, तब उसके लिए, उसके परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं जो मूलभूत आवश्यकता है वो बहुत आवश्यक हो जाती है और इसी के साथ साथ आवास सुविधाएं भी उसको चाहिए होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रबंधन उनको बेहतर आवास सुविधाएं एवं चिकित्सा के लिए अस्पताल या उनके जो क्लिनिक होते हैं उनकी व्यवस्था अगर कर देते हैं तब कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अगर इनके एब्सेंस में कई बार औद्योगिक विवाद का एक खाका तैयार होता है और वो उसकी तरीके से आगे बढ़ने लगता है। सेफ्टी ऑफ वर्क, हर श्रमिक चाहता है कि वह कार्यस्थल पे सुरक्षित रहे, कोई दुर्घटना ना हो, कोई भी ऐसी एक्सीडेंट या इस प्रकार की स्थिति ना हो जिससे उसको आगे के लिए कोई दिक्कत हो, अपंगता ना आए
ऐसी स्थिति में वह कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा के लिए मांग करता है। यह मांग अगर नहीं पूरी होती है तब औद्योगिक विवाद आगे बढ़ने लगता है। इश्यूज रिगार्डिंग लीव्स, अवकाश संबंधी मुद्दे। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, उसको कई बार आकस्मिक तौर पे या किसी आयोजन हेतु अवकाश की आवश्यकता होती है। परिवार में शादी है या कहीं किसी आयोजन के लिए उसको बाहर जाना है, तब अवकाश के लिए उसकी आवश्यकता होती है, या किसी ऐसी स्थिति में कि वह काम करने की स्थिति में नहीं है और वह अपने संस्थान में, अपनी कंपनी में नहीं आ सकता। ऐसी कंडीशन में अगर उसको अवकाश नहीं दिया जाए तब वह हतोत्साहित हो जाता है और एवं धीरे धीरे यह हतोत्साहना जो होती है वो आगे बढ़ती औद्योगिक विवाद के रूप में। अब हम समझते हैं कि इन औद्योगिक विवाद जो अभी हमने डिस्कस करे, ये इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, जो विभिन्न कारण थे उनके बाद इनके प्रभाव क्या होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर, नियोक्ता पर प्रभाव, मतलब इसको कह सकते हैं प्रबंधन जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है। इसमें देखेंगे हम रिडक्शन इन गुडविल, ख्याति में कमी। किसी भी व्यापारिक संगठन के लिए ख्याति बनाना किसी दिन, 2 दिन या कुछ कम समय की चीज़ नहीं होती है। ख्याति के लिए उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, काफ़ी अपनी एक नाम की स्थापना करनी होती है, तब जाके वह एक सम्मान किसी समाज में पा पाता है या उद्योग जगत में उसको सम्मान तभी मिल सकता है। लेकिन अगर औद्योगिक विवाद होता है आपके संस्थान में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब क्या होता है कि आपकी जो गुडविल बनाई हुई होती है उसमें दिनों दिन कमी आने लगती है और आपके जो व्यापार जगत में जो आपकी छवि है वह धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। डिक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, विक्रय तथा लाभ में कमी। आपका चूंकि उत्पादन उतना हो नहीं पाएगा, चूंकि आपके यहाँ पर स्ट्राइक है, लॉकडाउन है या कोई ऐसी स्थिति बनेगी, तब जाकर आपके लिए ये गंभीर समस्या पैदा होगी कि जो आपकी सेल्स होती थी, जो आपका टर्नओवर होता था, वह दिनों दिन कम होने लगेगा एवं उसके साथ साथ उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर। अब जब लाभ में आपकी कमी होगी तब उसके बाद आपके जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी बेहतर भविष्य के लिए जो परियोजनाएं आपने सोची हुई हैं, उनको भी ये बाधित करेंगी। इसीलिए औद्योगिक विवाद का ये एक बड़ा प्रभाव होता है। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिडक्शन, फॉल इन प्रोडक्शन, कच्ची सामग्री का क्षय तथा उत्पादन में गिरावट। किसी भी प्रोडक्शन के लिए कोई जब उत्पादन होता है उसके लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी को ट्रांसफॉर्म करके आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारे श्रमिक उसमें हड़ताल पे रहेंगे या काम बंद रहेगा, तब ऐसी स्थिति में जो कच्ची सामग्री है वह वेस्ट होगी, उसका क्षय होगा, वह खराब भी होगी और जो प्रोडक्शन है वह दिनों दिन कम होता जाएगा। इसके बाद है लीगल कॉस्ट, कानूनी रूप से बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, जो लीगल फर्म होती हैं उनको पैसा पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बार बार किसी जो हमारे कानून के लिए जो सेटअप मशीनरी है वहाँ तक आपको उसमें प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो तमाम ये सब खर्चे कानूनी रूप से औद्योगिक विवाद के एक बड़े प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि औद्योगिक विवाद के क्या प्रभाव होते हैं कर्मचारियों पर, क्योंकि कर्मचारी से ही संबंधित बहुत से हद तक औद्योगिक जो विवाद होते हैं वह होते हैं, जैसा हमने शुरुआत की स्लाइड में परिभाषा में देखा था, नियोक्ताओं के बीच, नियोक्ताओं और कामगारों के बीच। तो सबसे कॉमन जो विवाद होते हैं डिस्प्यूट्स, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव प्रभाव होते हैं, कुछ पॉजिटिव प्रभाव होते हैं। पहले हम देखते हैं नेगेटिव प्रभाव क्या होते हैं। फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय हानि। जब औद्योगिक विवाद होता है ऐसी स्थिति में काम बंद रहता है या काम पूर्णतः बंद नहीं होता, आंशिक रूप से भी बंद होता है, तब कर्मचारियों को उस समय का वेतन या भत्ते या अन्य सुविधाएं जो वित्त से संबंधित होती हैं वह उनको प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में उनको यह एक हानि होती है एवं परिवार को निर्वहन करने में एवं स्वयं के जीवन यापन करने में यह एक बड़ी चुनौती उनके सामने प्रकट हो सकती है। इसके बाद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तनाव होता है, घबराहट होती है, चूँकि हम किसी एक
अच्छे वातावरण से किसी आक्रोशित वातावरण में जाते हैं जहाँ पर कोई विवाद होता है, वैमनस्यता आती है, या प्रबंधन के साथ उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉक होती हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, चूँकि मनुष्य के जो स्वभाव अगर ऐसा नहीं है तो उसको एक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है, जो कि आगे डिप्रेशन भी कई बार होने की संभावनाएं होती है। इम्पैक्ट ऑन कैरियर डेवलपमेंट। किसी भी श्रमिक का, किसी भी कर्मचारी का एक उद्देश्य होता है, वह एक योजना के साथ कंपनी में काम करता है कि वह यहाँ से आगे काफ़ी अपने आप को विकसित पाएगा। लेकिन अगर औद्योगिक विवाद में वो स्पष्ट रूप से शामिल हो जाते हैं, बार बार किसी संघ की ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं कि जब औद्योगिक विवाद को एक हवा मिलती है, तब ये स्थिति पलट हो सकती है। उसका जो विचार है और जो उसका कैरियर के ऊपर जो पूरा फोकस है, वह कई मामलों में वहाँ से हट जाता है और उनका जो प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर, उनका प्रमोशन है या उनके और इंक्रीमेंट्स हैं, ये यहाँ पर फिर बाधित होने लगते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी। औद्योगिक विवाद का कर्मचारी के ऊपर जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव है वह असुरक्षा होती है उसकी नौकरी की। अगर आप बार बार किसी विवाद में आएंगे या आप उसको शह देंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन आपके ऊपर नौकरी के लिए रिट्रेंचमेंट या आपको डिस्क्वालीफाई करने की स्थिति में आ सकता है, जो आपके लिए एक बड़ी हानि हो सकेगी। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। आपको कई वैधानिक परिणाम भी भुगतने हो सकते हैं, जैसे आपको कारण बताओ नोटिस मिलेंगे या आपको डिसिप्लिनरी एक्शन जो आपके ऊपर आपने लिया है कि किसी जगह आप बेहतर कार्य कर रहे थे लेकिन आपने उसमें असुरक्षा करी या आपने कोई गलत कार्य किया है, तो उसके लिए आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकेगा। कोई ऐसी आपके ऊपर नकारात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट। क्या सकारात्मक पहलू भी हैं जो कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों की जो विवाद होते हैं उसके? स्ट्रॉन्गर वर्कर सॉलिडिटी। मजबूत श्रमिक एकजुटता। जब औद्योगिक विवाद होते हैं तब सब लोग मिल करके, जो श्रमिक संघ होते हैं वह सब मिल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके मध्य एक बेहतर सामंजस्य उत्पन्न होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि जिससे आप आपस में एक अच्छा तालमेल बैठाकर आगे का काम कर सकेंगे। बेटर वर्किंग कंडीशन। चूँकि अगर आपकी संस्था में, आपकी जो कंपनी है वहाँ पर अगर आपके कार्य करने की स्थिति अच्छी नहीं है एवं इसके लिए आपने अगर वहाँ पर कोई प्रदर्शन किया है, कोई आंदोलन किया है, तो उसके फलस्वरूप प्रबंधन उन गलतियों को सुधार के आपके लिए बेहतर कार्य स्थितियाँ प्रस्तुत करेगा एवं उनमें आपको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। शिकायतों का निवारण। आपकी विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें होती हैं, चाहे वो वेतन से संबंधित हो, कार्य की स्थिति से संबंधित हो, अवकाश हो, ये सारी जो आपकी शिकायतें होती हैं इनका त्वरित समाधान, ये जो लंबित शिकायतें हैं इनको जल्दी हल करने की दिशा में प्रबंधन आगे बढ़ेगा। फेवरेबल लेबर पॉलिसीज़। अनुकूल श्रम नीतियाँ। श्रम नीतियाँ बनाई जाती हैं, इसमें सरकार भी शामिल होती है। उसके अलावा हर संस्था अपने लिए, अपने श्रमिकों के लिए कुछ नीतियाँ बनाती है जिससे उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। ऐसी नीतियों में कई बार श्रमिकों को वे पसंद नहीं आती या लगता है कि ये नीतियाँ हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन नीतियों के लिए जब सरकार या जो प्रबंधन होता है ये देखता है कि श्रमिक बार बार इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपना उग्र स्वभाव कर रहे हैं, तब उनके लिए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वे अनुकूल श्रम नीतियां उनके विकास के लिए बनाते हैं। अब जो प्रभाव होता है वह अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव होता है औद्योगिक विवादों का। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले होता है रेपुटेशनल लॉस, प्रतिष्ठा को हानि। किसी भी राज्य की, शहर की, देश की प्रतिष्ठा एक बड़ी गरिमामय बात होती है। अगर औद्योगिक विवाद बार बार जन्म लेंगे या औद्योगिक विवाद के तौर पे अगर उनकी पहचान बनेगी तो वह प्रतिष्ठा को और जो छवि है उसको धूमिल करने में एक बड़ा रोल उसके अंदर निभा सकती है। एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव। कंपनी या राज्य यह चाहते हैं कि निवेशक उनके क्षेत्र में निवेश करें,
जिससे वे बेहतर और प्रोडक्शन कर सकें या किसी आगे की परियोजनाओं पे काम कर सकें। अगर औद्योगिक विवाद होते हैं तब उनका जो इन्वेस्टमेंट के प्रति जो झुकाव होता है वह अलग हो जाता है एवं वह निवेश करने से कतराने लगते हैं। इसीलिए औद्योगिक विवाद का एक बड़ा प्रभाव होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डिसरप्ट सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। जैसा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद डिमांड होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और वह सप्लाई होती है मार्केट में। लेकिन अगर औद्योगिक विवाद चलते रहेंगे तो इसका एक बड़ा प्रभाव क्या होगा कि आपूर्ति श्रृंखला जो स्मूथ तरीके से चल रही थी, आपूर्ति आपके कंपनी से कस्टमर तक ये चीज़ें पहुंच रही थी, जो वस्तुएं, वह श्रृंखला कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी, उनमें व्यवधान उत्पन्न होने लगेगा, जिस कारण उसका भी एक सब इफेक्ट क्या होगा, महंगाई देश में बढ़ने लगेगी। इसीलिए यह ध्यान रखने की बात होती है कि औद्योगिक विवाद का पूरा एक किसी कंपनी तक सीमित नहीं रहता है स्थिति, वह आगे भी बढ़ती रहती है, उसका समाज तक भी, उसके ग्राहकों तक इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। हिंड्रेंसेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में बाधा। देश के समग्र एवं कहा जाए कि पूर्णतः जो विकास में औद्योगिक क्षेत्र का एक बड़ा योगदान होता है। उद्योगों से देश के अंदर रोजगार होता है, लोगों की एक छवि होती है कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे उनके जीवन यापन का स्तर सुधरता है तथा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इन सब के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ओवरऑल, उसमें आर्थिक विकास में यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री में अगर औद्योगिक विवाद ज़्यादा होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उसको उस चीज़ के परिणाम भुगतने होते हैं। अभी इस व्याख्यान के जो भाग में हमने देखा औद्योगिक विवाद, उसके कुछ रिकैप के बिंदु हैं, हम उनका पुनर्रूप से अवलोकन कर सकते हैं, वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमने जो व्याख्यान अभी समझा है, देखा है, उसका हम एक छोटा सा मूल्यांकन यहाँ पर करेंगे, जिसमें आपके समक्ष कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, श्रम संघों को मान्यता न प्रदान करना औद्योगिक संघर्ष का कौन सा कारण होता है? इसके कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है ए, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, प्रबंधकीय कारण और आर्थिक कारण। आप विचार कीजिए, सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है प्रबंधकीय कारण। प्रबंधन औद्योगिक जो संघ होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, श्रम संघ होते हैं, उनको मान्यता कई बार नहीं देते, जिस कारण विवाद उत्पन्न होते हैं एवं संघर्ष संगठन के अंदर होने लगते हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, औद्योगिक विवाद का लाभ इनमें से किसे हो सकता है? इसके कुछ विकल्प आपके सामने हैं। कर्मचारियों को, समाज को, सरकार को या उपरोक्त सभी, इन सभी को लाभ हो सकता है। इसके उत्तर के बारे में विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है कर्मचारियों को। औद्योगिक विवाद जो हमने पुरानी स्लाइड में अभी देखा था, इससे पहले की स्लाइडों में अध्ययन किया था कि अगर कोई औद्योगिक विवाद होता है, उसका जो सकारात्मक पहलू है उसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है। अब हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवाद के जो निवारक उपाय हैं वह क्या हैं? इसके दो उपाय होते हैं। पहला है वॉलंटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, जिसे हम कहेंगे स्वैच्छिक या गैर वैधानिक उपाय। दूसरे उपाय हैं स्टैट्यूटरी मेथड, वैधानिक मेथड। मतलब वॉलंटरी, हम अपनी स्वेच्छा से, हम अपने आप से कुछ ऐसी स्थिति पैदा करें या कुछ ऐसे उपाय करें कि जिस कारण से हमको सेकंड वन, जो वैधानिक उपाय हैं, जिनको हम कानूनी उपाय कहेंगे, वहाँ तक ना जाना पड़े या प्रारंभिक स्तर पर ही यहाँ सॉल्व हो जाए, इनका जो हल पहले ही यहाँ पर हमको मिल जाए। अगर ये हल नहीं होते हैं तो हमको वैधानिक उपायों की तरफ जाना पड़ेगा, जो कानूनी रूप से गठित अधिनियम के अकॉर्डिंग होते हैं, और इनके अनुसार हमको कार्य करना पड़ेगा औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए। हम पढ़ते हैं इसमें वॉलंटरीली और नॉन स्टैट्यूटरी मेथड, जो स्वैच्छिक उपाय हैं। उनमें सबसे पहला आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में कार्यकर्ताओं की भागीदारी।
मतलब श्रमिक जो हैं वह प्रबंधन के अंदर भी भागीदार बने। कई नीतियां होती हैं, कई योजनाएं होती हैं या कई ऐसे जो निर्णय लिए जाते हैं जिनमें प्रबंधन अगर श्रमिकों को भी उसका भागीदार बनाते हैं, उसमें अगर उनका भी योगदान चाहते हैं, तो ये आपसी सामंजस्य के तौर पे एक बेहतर विकल्प होता है। इसमें सामान्य तौर पर वर्क कमेटी आती है, उसके बाद सजेशन स्कीम्स होते हैं, उसके बाद जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स होती हैं। कार्य परिषद के अंदर श्रमिकों को लेना एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकता है। इसके बाद उनसे सलाह ली जाती है, कई विभिन्न मुद्दों पे उनसे सलाह आमंत्रित की जाती है, जिस कारण कोई विवाद होता है वह सुलझ जाता है जल्दी। उसके बाद जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, संयुक्त प्रबंधन एक समिति होती है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो प्रबंधन होता है और जो यूनियन होती हैं उनके साथ साथ वर्कर्स लोग उसके अंदर भागीदार बनते हैं, जिससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के तौर पर यह हमारे जो औद्योगिक विवाद हैं वह सुलझ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक से अर्थ है समूह में, मतलब एकजुटता के तौर पे कोई आवाज़ या कोई उनकी जो हित है, उसकी डिमांड है, उसकी मांग को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना। जैसे कोई अवकाश के संबंध में मुद्दे हों या कोई नई नीति बन रही हो जिसमें श्रमिकों के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था हो, ऐसी चीज़ों के लिए, या कोई दुर्घटनाएं हो गई हों उसमें मुआवजा ना मिल रहा हो, ऐसी बातों को लेते हुए सामूहिक रूप से प्रबंधन के समक्ष अपनी बात को रखना, उसको बात को उठाना, यह कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। यह अगर इसको प्रबंधन की एक शैली में शामिल किया जाए तो कोई भी ऐसी बड़ी औद्योगिक जो इसके अंदर डिस्प्यूट होगा या इंडस्ट्री के कोई संघर्ष होंगे, वह उस चीज़ से हमको निजात मिल सकती है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस प्रोसीजर, शिकायत प्रक्रिया। शिकायतों के समाधान के लिए एक चैनल बनता है, एक कड़ी होती है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके बॉटम तक सारी चीज़ों का एक पूरा फ्लो बना हुआ है कि अगर किसी कर्मचारी को कोई शिकायत होती है, किसी को कोई दिक्कत आती है, तो वह उस चैनल को लेते हुए अपनी शिकायत को सामने प्रस्तुत कर सकता है। अगर ये किसी बेहतर समय पर इन चीज़ों का निवारण हो जाता है उसी स्तर पर, तब आगे यह कोई गंभीर रूप धारण नहीं करता औद्योगिक विवाद, और एक सामंजस्यपूर्ण माहौल से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यह शिकायत वहीं पर ही जो है रिजॉल्व हो जाती है और आगे कोई परेशानी नहीं आती। बाइपार्टाइट एंड ट्राइपार्टाइट बॉडीज़, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय निकाय। यह निकाय जब प्रबंधन और उनके श्रमिक संघों के साथ बैठने पर किए जाते हैं, द्विपक्षीय में दोनों लोग उसमें शामिल होते हैं, वो आपसी वार्ता करते हैं और कोई एक उसका हल निकालने के लिए, एक कंक्लूज़न निकालने के लिए उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। एक और पॉइंट है त्रिपक्षीय निकाय, मतलब ट्राइपार्टीट बॉडीज़। इसके अंदर सरकार की ओर से भी कोई प्रस्तुत होता है एवं उनके ऊपर विशेष तौर पर चर्चाएं की जाती हैं, कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद वो एक उसका हल निकालते हैं या एक उसका कंक्लूज़न निकालते हैं जिससे यह मसौदा आगे ना बढ़े। कोड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन संहिता, यह नाम से क्लियर है, इसमें अनुशासन से संबंधित सारी बातों का समावेश होता है। हमको किसी संगठन में कार्य करना है तो हमको अनुशासित रहना हमारा परम कर्तव्य है। पहली चीज़ अनुशासन होती है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अनुशासन में आपको संगठन में अगर कोई अपनी बात करनी है तो उसका जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जो प्रॉपर फोरम है, उसके तहत आपको अपनी बात रखनी है। उसके अलावा जो हमारी कंपनी है उसमें किसी भी चीज़ को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, वहाँ पे हानि नहीं पहुंचाना। उसके अलावा जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करना, उनके अन्यत्र नहीं जाना है। इसके साथ साथ और भी जो अपने व्यवहार है वो इस प्रकार का रखना कि जिससे किसी प्रकार की स्थिति ऐसी नकारात्मक वहाँ पर ना बने जिससे औद्योगिक विवाद आगे जन्म ले और स्टार्टिंग के तौर पर ही वह वहाँ पर उसका निष्पादन हो जाए। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेश, यह वह आदेश होते हैं जो पूर्ण रूप से किसी के नौकरी के समय स्टार्टिंग के टाइम पर ही इनके बारे में दिया जाता है कि आपके लिए क्या आपके वेतनमान होगा, क्या आपको यहाँ पर
रोजगार से संबंधित और जो आपके सकारात्मक पहलुओं के ऊपर बात होगी। आपकी छुट्टियां क्या होंगी, आपको एलटीसी कितनी मिलेगी, आपका बोनस है, उसके साथ साथ आपको क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे पर्क्स मिलेंगे, इन सब का समावेश स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर किया जाता है। एवं आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, इनके ऊपर भी विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों के ऊपर बात पहले से की जाए और अगर इनका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए, तब ये एक बड़ा निवारक उपाय स्वेच्छा से प्रदर्शित होगा और कोई आगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऊपरी तरीके से नहीं बढ़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं, औद्योगिक विवाद के कानूनी रूप से निपटारे के जो पहलू हैं उन पर, उनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला है कंसिलेशन, सुलह, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं समझौता कराना। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक सुलह अधिकारी होता है, एक सुलह बोर्ड होता है। कंसिलेशन ऑफिसर वो होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें देखने के लिए, उसके पहलुओं को देखने के लिए, उसके क्या कारण हैं, इन सब पर अध्ययन करने के लिए। तत्पश्चात जो उनमें देखा जाता है कि अगर वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, दोनों पक्षों से आशय है, जो प्रबंधन है वह और जो एम्प्लॉय है उसके प्रतिनिधि, सामान्य तौर पे श्रमिक संघों के जो प्रतिनिधि होते हैं, ऑफिस बियरर होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। उसके बाद कोई ना कोई एक निर्णय उसके ऊपर आता है। अगर एक अधिकारी के अलावा भी आवश्यकता होती है और लोगों की, तब जो है सुलह बोर्ड बनता है। इसके अंदर एक से अधिक लोग होते हैं, वो इस पूरे प्रकरण पे गंभीर तौर से विचार करते हैं और इसका समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जांच न्यायालय। सरकार औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक जांच न्यायालय का गठन कर देता है, जिसमें जांच से संबंधित सारे तथ्यों को देखा जाता है, पहलुओं पर विचार किया जाता है, जिससे उसका एक बेहतर जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो आ सके, इसके ऊपर बात की जाती है। इसीलिए जांच न्यायालय प्रस्तुत होकर के पूरी तरीके से सभी पक्षों के ऊपर विचार करता है और उनकी बातों को सुन के कोई नतीजा देता है। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, यह सुलह के या जो विवाद के निपटारे के किसी भी स्थिति में हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यहाँ पर किसी भी बीच में स्थिति में हम इसको जब मध्यस्थता होती है तब सुलह हो सकती है, कोई उसका निपटारा हो सकता है, कोई निवारक तंत्र इस पे काम कर सकता है। खास तौर पे आर्बिट्रेशन में ट्रिब्यूनल होते हैं जहाँ पे दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और इनके जो निर्णय होते हैं वह बाध्यकारी होते हैं, जो गैजेट के तौर पे इसमें अप्लाई किए जाते हैं। एडजुडिकेशन, यहाँ न्यायिक निर्णय की बात आ जाती है, जो डिसीजन दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उसके ऊपर बात होती है। इसमें लेबर कोर्ट होती हैं जो श्रम कानूनों के अंतर्गत इन पर कोई भी फैसला सुनाते हैं। जिला स्तर पे लेबर कोर्ट होती हैं, वे औद्योगिक विवाद जो सामने आता है उसके ऊपर अपना नतीजा देती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं राज्य स्तर पे, खास तौर पर जब विवाद की स्थिति बनती है इंडस्ट्रीज़ में, तब इन ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं मैटर्स और उसके बाद इनको रिजॉल्व किया जाता है। फिर है नेशनल ट्रिब्यूनल्स, ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। राज्यों में जो औद्योगिक विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग होता है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के सदस्य होते हैं, जज होते हैं, वह इनको सुलझाने के तौर पर दोनों पक्षों के बारे में बात सुन के उस पर नतीजा देते हैं। अब हम मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं। हमने जो अभी अध्ययन किया इस व्याख्यान में, उसके बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, उनके विकल्प हैं। आइए हम इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का एक तरीका नहीं है? इसके विकल्प हैं कार्य समिति, संयुक्त प्रबंधन परिषद, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
एवं नीति निर्माण हेतु संयुक्त समिति। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का ये प्रश्न है, इसके उत्तर के बारे में आप विचार कीजिए। उत्तर की ओर हम जाते हैं। इसका सही उत्तर है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। यह वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की तकनीक में नहीं आती है, क्योंकि यह एक शेयर जो कंपनी के होते हैं वह आवंटित करने की एक योजना होती है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। न्याय निर्णय से क्या आशय है? पहला, विवादों को निपटाने की कानूनी प्रक्रिया। बी, मध्यस्थता जो विवादों को निपटाने का एक उपाय है। रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, तथा यह श्रम संघों के लिए प्रबंधन के साथ बातचीत करने का एक तरीका है। एडजुडिकेशन से हम इसमें क्या समझते हैं? विवादों को निपटाने की कानूनी प्रक्रिया, वैधानिक तरीके हैं जो विवादों को खत्म करते हैं, वह इसका सही उत्तर है। इस व्याख्यान से संबंधित जो विषय हैं, जो बारीकियां हैं, उनके संबंध में अगर आप और भी अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में और भी ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो ये लिंक्स, ये कुछ बुक्स के रेफरेंस आपके सामने हैं। इनमें जाकर के आप इस विषय को और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और इसके अंदर ज्ञान अपना प्राप्त कर सकते हैं। किताबों के नाम हैं, कुछ बुक्स हैं हमारे पास, रेफरेंस मटेरियल्स हैं, एवं ये लिंक्स भी दी हुई हैं जिनमें आप पढ़ के इस विषय के बारे में और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।